बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर 1 के आज हमें यूनिट जो आपका दूसरा है इसको आज हम पूर्णतः बच्चों कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपका जो दूसरा है, चैप्टर आपका जो दूसरा है, इससे बनने वाले जितने भी लिखित के आपके क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम उनको कराएंगे। उसी के बाद जितने भी इसमें आपके MCQ आपके क्वेश्चन रहेंगे उनको भी साथ में हम करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित का पेपर कराते हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटी आपका MCQ का पेपर कराती हैं। तो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए हमारी क्लास महत्वपूर्ण है और इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है बच्चों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के इसकी सारी की सारी क्लासें आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड पेपर है हिंदी का, उसकी भी क्लासें हमारी संपन्न हो चुकी हैं। आप जाकर के सारा का सारा सिलेबस इसका आप एक ही दिन में आप कवर कर सकते हो। हमारी क्लास कोई भी ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, पेपर आपका ये फर्स्ट पेपर है हिंदी का। इसमें आपको पढ़ना है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि आपको पढ़ना है। इसका आज हम जो कि इसका दूसरा जो चैप्टर है बच्चों, अब दूसरा चैप्टर है क्या, इसको देख लीजिए। सबसे पहले तो भाषिक संरचना था, इस तरह आपको पढ़ना है। इसमें जैसे कि ध्वनि क्या है, शब्द क्या है, रूप क्या है, वाक्य क्या है, प्रोक्ति क्या है और अर्थ क्या है, तो इन सभी की हम परिभाषाओं को समझेंगे और इससे बनने वाले जितने भी MCQ आपके क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में हम कराएंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इसमें BA की ऑल सेमेस्टर और ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम भाषिक संरचना क्या है बच्चों, इसके बारे में हम समझते हैं। तो भाषिक संरचना क्या है बच्चों, तो भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की रचनात्मक व्यवस्था है एक। भाषिक संरचना क्या है बच्चों, भाषिक संरचना जो है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की क्या है, एक रचना है, रचना की एक व्यवस्था है और इसकी संरचना विशेष प्रकार की होती है। इसके कई सारे स्तर होते हैं। मतलब जो है भाषिक संरचना क्या है बच्चों, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ध्वनि प्रतीकों की एक रचनात्मक एक व्यवस्था है, इसी को हम भाषिक संरचना कहते हैं। इसके बहुत सारे स्तर होते हैं, जैसे कि ध्वनि स्तर, रूप स्तर, वाक्य स्तर इत्यादि इसके स्तर होते हैं। अब प्रत्येक स्तर पर भाषा की जो इकाई होती है वह अलग अलग होती है। मतलब जो है प्रत्येक स्तर पर जो भाषा की बच्चे जो इकाई होती है, जो इसकी यूनिट होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि ध्वनि स्तर पर ध्वनि इकाई होती है, वाक्य स्तर पर वाक्य इकाई होती है, तो अलग अलग होती है। और भाषा के प्रत्येक स्तर या इकाई की अलग अलग संरचना होती है। मतलब भाषा का जो प्रत्येक स्तर होता है बच्चों, उसकी इकाई और इसकी संरचना अलग अलग होती है। कैसे, जैसे कि वाक्य की संरचना इसमें दी हुई है, जैसे कि राम ने श्याम को मारा। राम ने जो है श्याम को मारा। ठीक है, तो पहले में जो है राम क्या है बच्चों, पहले राम क्या है, राम करता है। ठीक है, पहले में राम क्या है, करता है। और जो है दूसरा इसमें दिया कि श्याम ने जो है राम को मारा, तो दूसरे में जो है कर्म क्या है, वो राम है। मतलब जो है पहले में जो है राम क्या है, करता है, और श्याम क्या है, ये कर्म है। और दूसरे में क्या है, श्याम जो है करता है और राम क्या है, कर्म है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों वाक्यों में 5-5 घटक है। मतलब जो है 5-5 घटक कौन कौन से, जैसे कि पहला राम एक आपका वर्ड ने, फिर ये तीसरा, चौथा है, पांचवा। प्रत्येक में क्या है, 5-5 घटक हैं, किंतु संरचना बच्चों जो है समान नहीं है। मतलब जो है दोनों में 5-5 घटक तो हैं, लेकिन दोनों की संरचना जो है क्या है, समान नहीं है। कैसे नहीं है, देखो पहला जो वाक्य बच्चों, इसमें जो है राम ने श्याम को मारा, मतलब इसमें राम क्या है, करता है, श्याम का है, कर्म है बच्चों। दूसरा है श्याम ने राम को मारा, तो दूसरे में बच्चों जो है श्याम क्या है, ये करता है, और राम क्या है बच्चों, ये कर्म हो जाएगा। तो दोनों की संरचना बच्चों समान नहीं है। दोनों में वाक्य तो 5-5 हैं, 5-5 घटक हैं, लेकिन दोनों की संरचना बच्चों समान नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ध्वनि की संरचना क्या है बच्चों, तो ध्वनि की संरचना जैसे कि ध्वनि होती है बच्चों, तो काफी शब्द मिलकर के ध्वनि का निर्माण करते हैं, जैसे कि लिखना और जो है खिलना। तो दोनों में उतने ही वर्डों का प्रयोग हुआ है, ला, ई, खाव, एन और आपका बड़ा, इन शब्दों का दोनों में प्रयोग हुआ है। लेकिन इनको हमें अलग अलग यदि कर दे तो इसकी ये जो है ध्वनियां हैं, ये क्या है, ध्वनियां हैं। अब यहाँ से भाषिक संरचना के स्तर क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। तो समान रूप से भाषिक संरचना में 5 स्तर जो है माने जाते हैं। कौन कौन से स्तर हैं, एक है वाक्य, दूसरा है रूप,
तीसरा है ध्वनि, चौथा है शब्द और पांचवा आपका अर्थ है। तो इसके 5 जो है स्तर माने जाते हैं। यहाँ से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मुख्य रूप से भाषिक संरचना के 4 स्तर ही जो है इन्होंने माने हैं, लेकिन फिर भी उसे 6 तक जो है पहुंचा दिया है। ठीक है, मतलब इसके स्तर तो उन्होंने 4 ही माने हैं, लेकिन उसको कितने स्तरों तक पहुंचा दिया है? 6 स्तरों तक पहुंचा दिया है। कौन कौन से स्तर हैं? अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, रूप, ध्वनि, मतलब शब्द और जो है ध्वनि। ध्वनि जो है सबसे लास्ट में है। अब यहाँ से बच्चों हम, क्योंकि ध्वनि जो है सबसे छोटा होता है, तो हम यहाँ से ध्वनि की तरफ से हम इन सभी जो है वाक्यों को हम यहाँ से समझेंगे कि क्या है, इनके हम अर्थ को समझेंगे। तो ध्वनि क्या है बच्चों भाषिक संरचना में? तो ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि जो है सार्थक नहीं होती है। ध्वनि क्या है बच्चों? ये सार्थक नहीं होती है, किंतु विभिन्न ध्वनियां मिलकर सार्थक जो है शब्द का निर्माण करती है। मतलब जो ध्वनि क्या है बच्चों? सार्थक नहीं होती है। जैसे कि कोई शब्द बच्चों लिखा जाता है, जैसे कि लिखना आपका होता है, तो इसमें जो है एल आपका है, ई है और आपका खा है, ना है। तो ये सब क्या है? अलग अलग जो ध्वनि है ये बच्चों सार्थक नहीं है। मतलब जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है? ये ध्वनि जो है सार्थक नहीं है। जब यही ध्वनि क्या है आपस में मिल जाती हैं और एक शब्द का निर्माण करती हैं, तो इसको हम एक सार्थक जो है ध्वनि जो है कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हाँ, तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि ध्वनि क्या है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि सार्थक नहीं होती है। मतलब कोई भी शब्द होता है तो जो अक्षर होते हैं, ठीक है, अलग अलग, तो उनको अलग अलग जो लिखा जाता है ध्वनि तो होती है, लेकिन सार्थक वर्ड नहीं होता, क्योंकि जब शब्दों को आप मिलाते हो तभी उस सार्थक जो है शब्द बनता है। ठीक है, और शब्द का जो निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इसकी परिभाषा को आपको लिखना है। अब यहाँ से भाषा की जो ध्वनि है संरचना में विभिन्न जो है ध्वनियाँ, उसकी स्वर्णिम व्यवस्था और आरक्षित संरचना आदि का जो है अध्ययन होता है। मतलब जो है भाषा की ध्वनि संरचना में विभिन्न जो ध्वनियाँ हैं, अलग अलग जो वर्ड हैं, उसकी जो स्वर्णिम जो व्यवस्था है, उसकी जो आंतरिक जो संरचना है आदि का अध्ययन जो इसमें होता है। अब यहाँ से शब्द क्या है बच्चों? शब्द जो है भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। शब्द क्या है? भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि शब्द होता है बच्चों, शब्द के माध्यम से किसी चीज को पढ़ा जा सकता है। जैसे कि भाषा दिया हुआ, तो भाषा एक शब्द है। ठीक है, ये शब्द भी एक शब्द है, सबसे ये भी एक शब्द है। तो जब 2-4 जो है ध्वनि मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वही आपका शब्द होता है। ठीक है, या जो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, ये क्या है बच्चों? सार्थक इकाई है। अब विभिन्न जो ध्वनियां हैं, विभिन्न जो ध्वनि आपकी हैं, ये आपस में मिलकर के जो है शब्द का निर्माण करती हैं। सिंपल सी परिभाषा है ये भी कि शब्द क्या है बच्चों? विभिन्न ध्वनियां आपस में मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं, इसी को हम शब्द कहते हैं। और शब्द में जो है धातु समाहित होते हैं। इस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में। अब यहाँ से रूप क्या है बच्चों? ये भी समझ लीजिए। रूप को ही पद जो है कहा जाता है। मतलब है रूप को ही पद कहा जाता है। मतलब जो है शब्द में ही प्रत्यय जोड़कर रूप का जो है निर्माण होता है। मतलब जो है कोई शब्द है, उसमें प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनता है उसी को हम रूप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वाक्य क्या है बच्चों? वाक्य जो है भाषा की सहज जो है इकाई है। वाक्य क्या है? ये लैंग्वेज मतलब भाषा की सबसे सहज इकाई है। और वाक्यों का निर्माण रूप से ही जो है होता है। मतलब जो है वाक्यों का जो निर्माण होता है किससे होता है बच्चों? रूप से ही होता है। मतलब यह प्रत्यय लगाकर ही उसका निर्माण जो है किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों प्रोक्ति क्या है? लिखित वाले पेपर में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोक्ति की संकल्पना भाषा विज्ञान में नई है, मतलब ये न्यू है। और किसी बात को कहने के लिए एक से अधिक, मतलब जब कोई बात आपको कहने के लिए जब एक से अधिक वाक्यों का जब आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इसी को हम प्रोक्ति कहते हैं। और इन वाक्यों में समुच्चय को ही हम प्रोक्ति कहते हैं। मतलब जो है किसी बात को कहने के लिए एक से अधिक जो वाक्यों का प्रयोग होता है, तो वाक्यों का जो समुच्चय होता है, क्योंकि एक से अधिक जो वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक से अधिक वाक्यों के जो प्रयोग कर रहे हैं उसका जो समुच्चय होता है शब्दों का, इसी को हम प्रोक्ति कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। इसके बाद आपका अर्थ दिया हुआ है। अर्थ क्या है बच्चों? तो भाषा का मूलभूत जो काम होता है
अर्थ की अभिव्यक्ति करना होता है। मतलब जो है भाषा का कार्य क्या होता है बच्चों, उसका कार्य होता है कि अर्थ की अभिव्यक्ति करना, अर्थ को जो है व्यक्त करना उसका कार्य रहता है। और शब्द तथा शब्द से बड़ी भाषा की जितनी भी इकाई होती है सबका अर्थ होता है। मतलब जो है शब्द तथा शब्द से जितनी भी बड़ी इकाई होती है, चाहे कोई भी इकाई हो, तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, मतलब सबका अर्थ होता है। और इसी के माध्यम से भाषा के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। मतलब जो है अर्थ के माध्यम से ही भाषा का जो उद्देश्य होता है उसकी प्राप्ति या फिर उसकी पूर्ति जो है की जाती है। ठीक है, इतना आपको बच्चों लिखना है। तो ये आपके थे लिखित वाले क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। अब यहाँ से बच्चों इससे बनने वाले जितने भी आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन इनको भी देख लीजिए, क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय, MJPRU, बरेली विश्वविद्यालय, BF झांसी, आगरा विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका पेपर लिखित का होता है, लिखित का ना हो करके MCQ का होता है बच्चों। और लिखित में आपके वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महाराजा सुहेल यूनिवर्सिटी, तो ये सब जो है लिखित के कराती है। लेकिन कानपुर वगैरह जो यूनिवर्सिटी है ये MCQ का पेपर कराती है। तो MCQ वाले बच्चे अपने MCQ वाले क्वेश्चनों को देख लें। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि प्रतीकों को क्या कहते हैं। ध्वनि जो प्रतीक होते हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। इसमें का पहला है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है बच्चों, तो वर्ण है। इसमें का पहला ध्वनि क्या है बच्चों, वर्ण का उच्चारित जो रूप होता है उसी को हम ध्वनि कहते हैं। फिर है हिंदी वर्ण जो है लिखे जाते हैं तो देवनागरी लिपि में। इसमें का तीसरा है वर्णमाला है, तो कहोगे वर्णों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। फिर है हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ कितनी बच्चों, तो 52 ध्वनियाँ हैं। इसमें का राइट आपका रहेगा चौथा। फिर है हिंदी में जो है स्वर वर्गों की संख्या कितनी बच्चों, तो 11 आपके जो कि कह सकते हैं स्वर हैं। इसमें का चौथा है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 है। फिर आपका कि हिंदी वर्णों को कहते हैं तो अक्षर कहते हैं बच्चों। फिर है जो कि फिर 10 नंबर क्वेश्चन है अयोग वाह क्या है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, तो अन आ है। इसमें का दूसरा है। फिर है वर्ण वाह मूल ध्वनि है, तो कौन सी ध्वनि है बच्चों, तो जिसके जो है खंड नहीं हो सकते हैं। इसमें का दूसरा है वर्तनी क्या होती है बच्चों, तो वर्णों की जो है क्रमिकता होती है। इसमें का पहला है। फिर ध्वनि का वह समूह शब्द है तो जिसका कोई विशेष अर्थ हो, बिल्कुल। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हैं, तो बच्चों 4 इसके प्रकार हैं। फिर देखिएगा कि भाषा के स्वतंत्र और जो है अर्थवान इकाई क्या है, तो कहोगे शब्द है। क्या है बच्चों, तो कहोगे शब्द है। इसमें का चौथा देखिएगा फिर है कि भाषा का निर्माण होता है तो किसके द्वारा बच्चों होता है, तो कहोगे भाषा विशेष के वर्णों के विशिष्ट क्रम से होता है। इसमें का पहला है। फिर है शब्द भंडार क्या है, तो कहोगे भाषा में प्रयुक्त शब्दों का समूह होता है। इसमें का पहला है। शब्दों के वर्गीकरण के आधार क्या है बच्चों, तो इसके 5 आधार है। इसमें का चौथा रहेगा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है, तो बच्चों रचना, प्रयोग, अर्थ ये सभी, लेकिन वाक्य इसका आधार नहीं है बच्चों। इसमें का चौथा लगा दो। फिर है कि देशज शब्द कहते हैं तो जिनके स्रोत जो है अज्ञात होते हैं। ठीक है। फिर है कि रचना के आधार पर शब्द के प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। फिर देखिएगा कि रेलगाड़ी शब्द है तो संकर शब्द है। इसमें का चौथा है। गमला शब्द है बच्चों, तो पुर्तगाली शब्द है। फिर है कि रिक्शा है तो रिक्शा जो है जापानी शब्द है। इसमें का लगाइएगा तीसरा है। ततैया शब्द है तो पुर्तगाली शब्द है। फिर है कि कुर्ता, कैंची, चाकू ये शब्द क्या है, ये तुर्की शब्द है। इसमें का तीसरा। फिर है कि सब्जी शब्द किस भाषा से है, तो सब्जी शब्द बच्चों फारसी भाषा का शब्द है। इसमें का पहला है। आदमी, कारीगर और जो है गुब्बारा, ये जो शब्द बच्चों फारसी भाषा के शब्द है। इसमें का चौथा। औरत, किताब, कुर्सी ये जो शब्द बच्चों अरबी भाषा के शब्द हैं। फिर है पगड़ी, लोटा, झाड़ू ये जो शब्द बच्चों देशज शब्द। इसमें का पहला। रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार बच्चों 2 हैं। अगला देखिएगा यौगिक जो है शब्द हैं तो दो शब्दों या शब्दार्थों का योग होता है। इसमें का पहला है। विकारी शब्द क्या होते हैं बच्चों, विकारी शब्द हम उनको कहते हैं जिनके मूल रूप में परिवर्तन होता है, बिल्कुल।
अविकारी, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ से जैसे कि बच्चों इसमें विकारी शब्द पूछा तो विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, लेकिन यदि इसी स्थान में पूछ ले अविकारी शब्द क्या होता है, तो अविकारी शब्द में बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि अव्यय किसे कहते हैं बच्चों, तो विकारी शब्दों को। फिर है कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो शब्द है। इसमें का दूसरा पद किसे कहते हैं बच्चों, तो वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द होते हैं, उसी को हम पद कहते हैं बच्चों। पद के कितने भेद हैं, इसके कितने प्रकार, तो कहोगे 5 है। इसमें का तीसरा है हिंदी भाषा में लिंग है, तो 2 लिंग है। अगला देखिएगा कि लिंग का अर्थ क्या होता है, तो कहोगे चिन्ह होता है। इसमें का पहला है संज्ञा तथा अन्य विकारी पदों के किस रूप से एक या अनेक जो होने का बोध हो उसे जो है क्या कहते हैं, उसको हम वचन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो किसी शब्द के एक या अधिक होने की जो संभावना होती है उसका जो बोध होता है वचन से होता है। एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। अगला देखिएगा कि वाक्यों में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं, इसको हम कारक कहते हैं। इसमें का दूसरा है सर्वनाम के भेद हैं, इसके 6 भेद हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसमें क्रियावाचक इसका भेद नहीं है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक ये सभी हैं। फिर है कि विशेषण के भेद हैं, तो इसके 4 भेद हैं, इसमें का दूसरा लगा दो। फिर है कि माप या तौल का बोध कराने वाला विशेषण कहलाता है। माप या तौल का बोध कराने वाला जो विशेषण होता है उसको हम परिमाणवाचक कहते हैं, इसमें का दूसरा लगा दो। फिर है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए तो वह जो कहलाता है, तो परिवेषण कहलाता है, इसमें का लगा दो तीसरा। फिर है क्रिया के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 2 इसके भेद है, पहला लगाइएगा। हिंदी भाषा में काल के प्रकार हैं, तो हिंदी भाषा में काल के 3 प्रकार हैं। ठीक है, जो काल होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भविष्य और आपका जो है कह सकते हो पास्ट। फिर देखिएगा कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला करता है, यह कर्म का बोध कराने वाले रूप रचना को कहते हैं, तो उसको हम वाच्य कहते हैं। इसमें का दूसरा है हिंदी में वाच्य के प्रकार हैं, तो इसके 2 प्रकार लगा दीजिए। फिर है कि जिन शब्दों में हिंदी वचन, पुरुष, काल आदि से कोई विचार परिवर्तन नहीं होता है, तो उनको हम अव्यय कहते हैं। इसमें का पहला है पदों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, तो ये क्या कहलाता है, उसको हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, वाक्य कहते हैं। इसमें का पहला है। फिर देखिएगा कि वाक्य के अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। इसमें का दूसरा है उद्देश्य और विध है, किसके अंग कहलाते हैं, तो वाक्य के है। इसमें का पहला है कई जो है पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करता है, तो क्या कहलाता है बच्चों, तो पद बंध कहलाता है। इसमें का दूसरा है बच्चों कुछ महत्वपूर्ण आपके बिंदु आपके छूट रहे थे, उनको भी देख लीजिए एक बार, तभी आपको विधत आपको समझ में आएगा कि वाक्यों को रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से थोड़ा बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे वाले MCQ को हम कराएंगे। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और वर्णमाला जो है, ठीक है, वर्णमाला जो है हिंदी भाषा के लेखन के लिए प्रयुक्त चिन्हों का प्रतीक है। अब यहाँ से बच्चों हिंदी जो वर्णमाला है इसको 2 वर्गों में जो है बांटा गया है, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ से हिंदी वर्णमाला में 11 आपके स्वर होते हैं। स्वरों के हम भेद की बात करें बच्चों, तो इसके जो है इसके 2 प्रकार है, इसके भेद हैं। एक है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ। अन को जो है अनुस्वर कहते हैं और आह को जो है विसर्ग कहते हैं। अब यहाँ से जो और महत्वपूर्ण बच्चों बिंदु हैं, जैसे कि इसमें पद के कौन कौन से भेद है बच्चों, तो पद के इसमें जो भेद दिए हुए 5 भेद हैं। एक है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, 5वां है अव्यय। और भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि वाक्य पदों का वह जो व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, वाक्य कहलाता है। वाक्य बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। इसके 2 अंग है।
अब यहाँ से वाक्य का यदि हम विभाजन की बात करें बच्चों, तो इसके दो आधार पर इसका विभाजन किया जा सकता है। एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि वाक्य रचना के आधार पर, वाक्य के कितने प्रकार हैं, रचना के आधार पर पूछेगा तो बच्चों इसके 3 प्रकार हैं। अभी मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू कराया था जो, तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो रखे हैं। तो रचना के आधार पर यदि वाक्य पूछेगा बच्चों तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो है मिश्र वाक्य। इसके 3 प्रकार होते हैं। यदि यही वाक्य पूछ ले कि अर्थ के आधार पर, यदि अर्थ के आधार पर पूछ ले तो कितने इसके बच्चों प्रकार होते हैं? तो कहोगे बच्चों इसके 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधात्मक, तीसरा अज्ञार्थक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों जो है अर्थ के आधार पर पूछेगा तो इसके 6 प्रकार है वाक्य के। रचना के आधार पर बच्चों पूछेगा तो इसके 3 प्रकार है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि मैंने सोचा करा दें, तभी हम आगे जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराए हैं इनको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम समस्त जो भी एमसीक्यू आपके बच्चे हैं उनको भी यहाँ से हम कराए दे। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य विभाजन के आधार बच्चों, तो इसके 2 आधार है। एक है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। इसके 2 बच्चों इसको भागों में विभाजित किया गया है। फिर रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के बच्चों? यदि रचना के आधार पर पूछेगा तो वाक्य 3 प्रकार के हैं। यदि अर्थ के हिसाब से पूछेगा तो 6 प्रकार के हैं, ठीक है। फिर देखिएगा रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार बच्चों नहीं है। 58 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार नहीं है। तो रचना के आधार पर बच्चों जो वाक्य के प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो है मिश्र वाक्य, इसके प्रकार है। लेकिन विधानवाचक वाक्य इसका कोई प्रकार नहीं है। इसमें का चौथा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के बच्चों? तो 6 प्रकार के हैं। फिर देखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो संयुक्त वाक्य इसका भेद नहीं बच्चों, सभी इसके भेद होंगे। फिर है वाक्यों का समुच्चय जिसमें एकाधिक वाक्य आपस में सुसंबद्ध होकर अर्थ और संरचना की दृष्टि से एक इकाई जो है बन गए हो, तो क्या कहलाता है? इसको हम प्रोक्ति कहते हैं। फिर आपका एक दूसरे से जुड़े हुए सतत वाक्यों का जो समूह होता है उसको हम प्रोक्ति कहते हैं। फिर है कि अर्थ, संरचना आदि सभी दृष्टियों से विचार करने पर भाषा की मूलभूत सहज इकाई क्या है बच्चों? तो कहोगे प्रोक्ति है। इसमें का तीसरा, फिर प्रोक्ति विज्ञान में विचारणीय विषय नहीं है, तो वर्णमाला पर विचार इसका कोई भी विषय नहीं बच्चों, और सभी है। फिर देखिएगा 65 नंबर कि भाषिक व्यवहार में वाक्यों का संयोजन और अनुक्रम जो होता बच्चों क्या कहलाता है? इसको हम प्रोक्ति कहते हैं। तो ये थे बच्चों आपके 65 आपके क्वेश्चन जो कि यूनिट आपके दूसरे से थे, चैप्टर आपका जो दूसरा था। इसमें बच्चों आपके 65 आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने करा दिए हैं। प्रत्येक आपके चैप्टर के जितने भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बुक में होंगे मैं सारे के सारे करा दूंगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी हमारी क्लासें हैं इन सभी क्वेश्चनों के यदि आप देख लोगे तो गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो नहीं पूछा ही जाएगा। और सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मैंने उसका लिंक दे दिया है। सारी क्लासें हमारी उसमें ऐड होती जाएंगी। यदि आप मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो आप जाकर के सारी क्लासेस के आप ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।